को लेकर इस समय जबरदस्त हंगामा चल रहा है और कल जिस तरह से दिल्ली के रामलीला मैदान से बड़ा ऐलान हुआ है और इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की घोषणा हुई है, तैयारी शुरू हो गई है और कल जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे हैं, उसके बाद अब इस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर कर्नाटक में अलंद सीट पर इसको लेकर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। वहां की कर्नाटक पुलिस की एसआईटी जो अलंद विधानसभा में नाम वोटर लिस्ट से जो हटाए गए नाम थे उनकी जांच कर रही थी, उसने एक लंबी चौड़ी 22,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। यानी इसको लेकर अब ये चुनाव आयोग पर कानूनी कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं। और इधर संसद में काफी हंगामा मचा हुआ है और हंगामे की वजह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, इसलिए कि कुछ लोगों ने वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें की थी। क्या की थी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन किस तरीके से संसद में जहां यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि 500 के ऊपर AQI पार कर गया है दिल्ली NCR का, उस पर तत्काल चर्चा हो, उसके लिए सरकार कोई कदम उठाए। लोग हांफते हुए और खांसते हुए संसद भवन में भी पहुंच रहे हैं, तमाम सांसद, और दिल्ली NCR में रहने वाले करोड़ों लोग इस समय उनके सामने सांस का संकट है, पर उस पर चर्चा कराने को सरकार तैयार नहीं हो रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और संसद में किस तरीके से हंगामा हुआ है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज जब शुरू हुई तो उसको रोक दिया गया, और क्योंकि हंगामा कर रहे थे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, किस मुद्दे पर कर रहे थे उसको भी हम लोग बताएंगे। लेकिन हंगामा करने का सीधा सीधा मकसद जो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा से भागना, क्योंकि दिल्ली में भी और केंद्र में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और वो कोई ठोस रणनीति प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को रोकने की नहीं बना पा रही है, इसलिए वो किसी भी तरीके से संसद नहीं चलने देना चाहती है। एक बार रुक करेंगे, देखेंगे क्या कुछ हुआ है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने सदन को चलने से रोकने की कोशिश की। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक MP ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना MP को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से ऐसे माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। तो ये लोकसभा में किस तरीके से वहां जो मंत्री गण हैं वो शोर मचा रहे हैं, माफी मांगने की बात कर रहे हैं, और मुद्दा क्या है उसको सुनकर हंसी आएगी। लेकिन कई सारे नोटिस दिए गए हैं कि प्रदूषण पर तत्काल चर्चा कराई जाए और कोई ठोस रणनीति सरकार बताए कि वो क्या बना रही है, इस पर वो बयान दे, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अमलेंदु जी, जिस मसले पर ये माफी मांगने की बात कर रहे हैं कि देश के, दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की बात की गई है क्या मसला?
और जो मसला है वास्तव में लोगों को हंसी आएगी, हालांकि लोगों को पता भी होगा। मसला ये है समीर जी कि दुनिया का जो सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है वो जयपुर की किसी एक साधारण सी महिला के एक बयान से इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि विदेश चला जाता है। ये मसला है। मसला ये है कि जयपुर ग्रामीण की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं कोई मंजू लता राणा, उन्होंने किसी यूट्यूबर के साथ बातचीत करते हुए कह दिया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और जाने क्या क्या, आज नहीं तो कल खुदेगी, इस तरह की कोई बात कह दी। उसको लेकर इतना हंगामा मचाया जा रहा है। अब वो बेचारी मंजू लता राणा ने किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, ये तो पता नहीं, और वास्तव में वो कब्र खोदना चाहती थी कि नहीं चाहती थी। लेकिन ये बीजेपी के किरण रिजिजू से लेकर और तमाम जो ये सब तो कब्र यही खोदने में तुल गए। राज्यसभा में जेपी नड्डा भी यही कह रहे हैं। राज्यसभा में जेपी नड्डा, तो ये लोकतंत्र की कब्र खोदने पे लग गए हैं, जुटे हुए हैं। मतलब 70 सालों में पहली बार है कि संसद में खड़े होकर सत्ता पक्ष के मंत्री जो हैं वो इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। ये 70 सालों में पहली बार, तो 70 सालों में पहली बार जो कीर्तिमान बनाए जाते हैं वो ये कीर्तिमान भी बताए जा रहे हैं। लेकिन जो असली चिंता है वो ये है कि कल कांग्रेस ने, खासतौर से राहुल गांधी ने साफ तौर पे बीजेपी की छुट्टी का ऐलान कर दिया। और राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि इनको जाना होगा, इनकी चोरी पकड़ी गई है, इन्हें मालूम है, इसलिए अमित शाह के आपने देखे थे हाथ कैसे कांप रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी ने कहा और इसके बाद खड़गे जी ने जिस तरीके से कहा, मतलब पूरे कांग्रेस ने एक तरीके से चेतावनी जो थी वो साफ तौर पर बीजेपी को दे दी कि आपकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि इनके डीएनए में चोरी है। तो अब वो डीएनए में चोरी जो राहुल गांधी ने देश को बता दी तो घबराहट तो उससे मची हुई है। अब कब्र खोदने पे यहाँ लग गए सब लोग जो थे लोकतंत्र की बीजेपी वाले। तो ये है, तो इसको लेकर जो है हंगामा मचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसको लेकर हंगामा मचाया जा रहा है। लेकिन एसआईआर पे किस कदर सरकार घिरी है और उसका चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन राज्यसभा में किस तरीके से हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष के लोगों ने ही और मंत्रियों ने, उसको भी देखें जिस तरह से लोकसभा में हुआ और वहां भी फिर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो देखते हैं राज्यसभा में किस तरह से यह हंगामा करने की कोशिश की गई। सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 1.1C in today's list of business. Dr. L. Murugan ji. Respected Deputy Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned. सभा पटल पर रखता 34th and 35th reports of the Public Accounts Committee 2025-26 as listed against my name in today's serial number 4(2) in today's list of business regarding status of implementation of the recommendations, observations contained in the 379 तो राज्यसभा में भी ये इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा किया और जैसे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई वहां भी कार्यवाही स्थगित हो गई 12 बजे तक के लिए। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि एसआईआर पर सरकार किस कदर गिरी हुई है। संसद में जब चर्चा भी हुई तो उस पर सरकार का कोई जवाब उस तरह से नहीं आया। जो सवाल थे, जो मुद्दे थे, उनका जवाब कोई नहीं आया। लेकिन अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी, चुनाव आयोग और सरकार दोनों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का जिस तरह से ऐलान किया गया है और यहां कानूनी कार्रवाई भी चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हो गई है, वो एक उसके लिए मुश्किल पैदा करने वाली है। सुनते हैं कल की रैली में राहुल गांधी ने क्या कहा, चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने जबरदस्त निशाना साधा। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह पे बहुत जबरदस्त निशाना साधा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आपने देखा कि उनके हाथ कैसे कांप रहे थे और ये कांप इसीलिए रहे थे कि चूंकि लगता है कि अब उनकी चोरी पकड़ी गई है। ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था समीर जी, और जबरदस्त चुनौतियां थी वहां से दी गई। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं, उनके लिए भी तो उनका बाकायदा नाम लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए चोरी का काम, वोट चोरी का काम कर रहे हैं। ये सीधा सीधा खुला आरोप लगाया। 70 सालों में पहली बार है समीर जी कि किसी संवैधानिक प्रमुख के लिए जो है इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर एक रैली में नाम लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये एक दल विशेष का चोर बनकर जो है काम कर रहा है। जी बिल्कुल, एजेंट बनकर उनके लिए काम कर रहा है, यानी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। कभी इससे पहले नहीं हुआ कि चुनाव आयोग पर किसी भी पार्टी ने, उस समय भी विपक्षी पार्टियां रही होंगी, लेकिन इस तरह के आरोप नहीं लगे। न तो आरोप लगे और ना ही फिर उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा। सुनते हैं राहुल गांधी को कल की रैली में क्या कुछ कहा उन्होंने। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है।
वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। तो ये उस तरह की चुनौती सीधे तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह है। और गृह मंत्री अमित शाह जब दे रहे थे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी, तो उनका तेवर देखने लायक था। किस तरह से वो घबराए हुए थे और किस तरह से वो एक बिल्कुल आपा खो दे रहे थे। यहां तक कि अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया उन्होंने और उसको लेकर काफी हंगामा हुआ। लेकिन बीजेपी के किसी सांसद को और यहां तक कि स्पीकर को भी उनके उस अपशब्दों पर कोई आपत्ति नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, स्पीकर को उस पर कोई आपत्ति नहीं हो, जबकि राहुल गांधी और गौरव गोगोई दोनों ने खड़े होकर तुरंत आपत्ति दर्ज कराई। और उसी समय जो था वो उनको कहना चाहिए था स्पीकर को कि आप अपने शब्द वापस लीजिए, यह संसदीय शब्द है। लेकिन ये नहीं कहा गया और अमित शाह ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया है तो आप उसे निकाल दीजिए। तो वो निकाला नहीं गया, बल्कि उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया, यानी डिलीट नहीं किया गया, उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये उसमें टिप्पणी की गई है। तो मतलब अमित शाह जी का जो वक्तव्य था वो बिरला साहब को असंसदीय नहीं लगा। तो हो सकता है संघ की शाखा के संस्कार हो। उस समय ओम बिरला ने यह भी नहीं कहा कि आप मुझे नहीं निर्देशित करेंगे, हाँ, जो विपक्ष के नेताओं को, जबकि कई बार 8-8, 10-10 बार के सांसदों को ये इस तरीके के निर्देश देते हैं। बिल्कुल, कई बार के सांसदों को निर्देश देते हैं। और इसके बाद आपने मतलब अमित शाह से नहीं कहा कि आप मुझे निर्देशित नहीं करेंगे, और ना ही आपने जो है ये जब राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये असंसदीय शब्द, तो उनसे भी नहीं कहा आपने कि आप मुझे निर्देशित ना करें। यानी आपने इसको स्वीकार कर लिया कि ये संसदीय शब्द है। तो ये, लेकिन जब काफी प्रतिवाद हुआ तो फिर ये आ गया कि साहब उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। या तो कहा जाए कि जब अमित शाह का ही आदेश आ गया कि अब आप इसको चाहें तो हटा दे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अमित शाह का आदेश बिरला जी ने मान लिया, फिर ये समझा जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से कल की रैली हुई है उसे लेकर और ज्यादा खलबली मची हुई है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में। बहुत बड़ी रैली। उससे पहले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैब 3 और ग्रैब 4 अचानक एक ही दिन में दोनों लागू कर दिए। प्रदूषण तो और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसको रोकने के लिए कोशिश की गई। यह आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कि ताकि वहां पर लोग ना पहुंच सके, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव हारे हैं लेकिन हराएंगे भी, पर वोट चोरी के मुद्दे पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुनते एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। आज मोदी जीत की हर जगह बहुत बड़ा भाषण करता है, लेकिन उसकी जीत उसको खुशियां लाई होंगी। हम हारे हैं बहुत से जगह, लेकिन हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं दिखेगा भी नहीं। हम 10 बार हारे, 2 बार हारे, 5 बार, हम जिंदा है, लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए भाइयों, आप मजबूत बनो, तैयारी करो, अब मायूस मत हो जाओ। आज देखिए केरला में हमने जीता, मैं उन सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, केरला के नेताओं को, जिन्होंने कोशिश करके एनडीए को कुचल दिया, और वहां आज कांग्रेस सबसे बड़ा झंडा लगा के वहां पर ठहरा है।
तो ये वहां पे चुनाव हारने से नहीं होता है, लेकिन एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है और इसको लेकर अब निश्चित तौर पर सरकार में खलबली होगी। और केरला का जिक्र कर रहे हैं अमलेंदु जी, केरला में किस तरीके से, खैर वहां वैसे भी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वहां निकाय चुनाव में बीजेपी को और एनडीए को मुंह की खानी पड़ी है, और यहां तक कि एलडीएफ को भी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, वहां बड़ी मजबूती से कांग्रेस पार्टी बहुत आगे निकल गई है, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। और ये अगले ही साल वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। ये कहा जा रहा है कि सीधा असर उसका इस निकाय चुनाव का दिखाई पड़ेगा, पहले भी दिखाई पड़ा है वो विधानसभा चुनाव में। हाँ बिल्कुल समझिए, जब ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव होते हैं और उसमें जो रुझान आते हैं वो विधानसभा चुनाव नजदीक होता है तो उसमें परिलक्षित होते हैं। ये सिर्फ केरल की बात नहीं है, कहीं भी अगर इस तरीके का होता है तो मालूम पड़ता है। तो केरल में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, जाहिर बात है कि उसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को वहां बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में मिलने जा रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है समीर जी कि जो केरल से एक मंत्री आते हैं बीजेपी के, सुरेश गोपी साहब, उनके क्षेत्र में बीजेपी 0 पे आउट हो गई है। मतलब एक ग्राम पंचायत के सदस्य तक की जीत वहां नहीं जीत पाई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जबरदस्त एक तरीके से झटका देखा जा सकता है कि उनको, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बाकी उनके साथ वहां छोटे छोटे दल थे जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके दम पर एनडीए दिखाया जा रहा है कि एनडीए जो है चौथे नंबर पे है। लेकिन अगर आप अकेले बीजेपी की बात करें तो वो 10वें या 11वें नंबर पर दिखाई पड़ेगी फिर। यानी निर्दलीय जो है वो अभी भी पूरे एनडीए से ज्यादा वहां जीत कर आए हैं। तो चौथे नंबर पे बीजेपी है और तीसरे नंबर पे निर्दलीय है। पहले नंबर पे कांग्रेस वाला गठबंधन है और दूसरे नंबर पे माकपा वाला गठबंधन है। तो ये बहुत जबरदस्त झटका लगा है। तो यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए सुने जा रहे हैं कि आपने अभी केरल में देखा हमने किस तरीके से वहां जीत हासिल की है। और महत्वपूर्ण बात समझिए कि वो चुनाव जो थे वो ना तो ईवीएम से हुए और ना ज्ञानेश कुमार ने कराए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। कल भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था अपनी ब्रेकिंग में, जब नतीजे आ रहे थे उसके केरल के, कि भाई ये जो नतीजे आ रहे हैं तो ये चूंकि वहाँ ईवीएम से नहीं हुआ है और ज्ञानेश कुमार ने नहीं कराया है, तो नतीजे इस तरीके के आ रहे हैं। अगर ज्ञानेश कुमार से और चुनाव आयोग से लोकसभा चुनावी ले लिया जाए तो नतीजे फिर जो जैसे केरल के आए हैं वैसे ही आने लग जाएंगे। जी बिल्कुल, ये प्रियंका गांधी ने भी कहा कल की रैली में, कांग्रेस की सांसद जो है और केरल से ही आती हैं, वायनाड से प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो बीजेपी ऐसे ही हारेगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल, चाहे वो लोकसभा चुनाव में रहा हो या फिर पिछले दिनों जिस तरह जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तमाम जगहों पर जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, वहां की हकीकत यही थी। यानी वो ईवीएम और चुनाव आयोग की जो मदद है, उसकी जो उसकी जो भूमिका है, उसकी वजह से ये चुनाव जीते गए हैं। सुनते हैं प्रियंका गांधी को क्या कहा उन्होंने। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। तो ये चुनौती, अब देखना यह है कि चुनौती स्वीकार होती है या नहीं, और चुनाव आयोग क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सोचेगा या नहीं। लेकिन उसको लेकर अब ये अभियान शुरू हो गया है अमलेंदु जी, और ये बड़ा आंदोलन बनेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरा यही मांग कर रहा है। कल की रैली भले कांग्रेस पार्टी की थी, बहुत बड़ी थी, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो पूरे गठबंधन का यही कहना है, एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, ईवीएम को लेकर, और जिस तरह से जो दोनों के बीच का जो गठजोड़ है उसको लेकर। हाँ बिल्कुल समझिए, पूरे एनडीए मतलब पूरे इंडिया गठबंधन का यही कहना है, और सब इस पे एकजुट नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर और मनोज कुमार झा तक जो है वो इसके समर्थन में अपनी बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद हैं वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज झा ने तो साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया के लिए समान अवसर जरूरी है। क्या वह समान अवसर बनाए रखा गया है? अगर समान अवसर नहीं है तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं? लोकतंत्र में किसी भी पद पर बैठे किसी व्यक्ति को छूट नहीं मिलनी चाहिए। छूट जवाबदेही में बाधा है, ये उनका साफ तौर पर कहना है। मनोज झा को सुनते हैं, आरजेडी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, और किस तरीके से जो समय सीमा बढ़ाई है चुनाव आयोग ने अमलेंदु जी, उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि क्या कुछ चल रहा है एसआईआर के
नाम पर जो वोटर लिस्ट में करीब 3-4 करोड़ नाम हटाने की जो साजिश की बात कर रहा है विपक्ष, वो भी सामने आया है। और उसी बात को लिखा है अखिलेश यादव ने। वो लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। उनमें से 85-90% भाजपा के वोटर हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में भाजपाइयों का मन माफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा मतलब यह हुआ कि वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के अभाव में हटाए गए 85 से 90% वोटर भाजपा के निकले, मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। तीसरा मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री जी के अनुसार अगर 4 करोड़ मतदाता में यदि कम भी माने तो 85% मतलब 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए जो भाजपा के मतदाता थे। चौथा मतलब गणितीय निष्कर्ष के रूप में यह निकला कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर भाजपा के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए। पांचवा मतलब यह हुआ कि ये 3 करोड़ 40 लाख मतों को 403 सीटों से भाग दिया जाए तो प्रत्येक सीट पर भाजपा को करीब 84,000 वोटों का नुकसान हो गया है, जो दरअसल जायज वोटर नहीं थे। छठा मतलब इस गणित से यह निकला कि भाजपा आगामी चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी और भाजपा की हार का यह गणित और पीडीए की जीत का अंक गणित आकांक्षा और अपनी पीडीए सरकार बनाने के लिए पीडीए की एकजुटता देखकर भाजपा व उनके प्रत्यक्ष सहयोगी और साथ ही पिछले दरवाजे से साथ निभाने वाले अन्य दलों से टिकट मांगने वाले प्रत्याशी या उम्मीदवार ही नहीं होंगे। इससे एक और बात साफ हो गई कि चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारी दल के नुकसान को देखकर ही 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। लेकिन पीडीए प्रहरी एसआईआर में अब 2 गुनी सजगता से काम करेंगे और किसी भी गड़बड़ी को नहीं होने देंगे। और चुनाव आयोग के अधिकारियों से हर एक पीडीए प्रहरी कहेगा तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये ट्वीट किया है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी कि जो ये पीडीए प्रहरी की बात कर रहे हैं, बाकायदा निगरानी कर रहे थे इस पूरी प्रक्रिया की कि जिस तरह से बिहार में किया गया है वो यहां ना होने पाए। आप याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव ने कहा था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आप लोग ये मत सोचिए कि वोटिंग के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी तभी शुरू हुई है, बढ़ गई है, इसलिए कि आपको निगरानी रखनी है मशीनें कहां जा रही हैं, क्या हो रहा है, और जहां पर स्ट्रांग रूम में ये मशीनें बंद है उसकी निगरानी करनी है। उसका नतीजा भी दिखाई पड़ा। और इसी तरीके से ये जो पीडीए प्रहरी इनके लगे हुए थे, तो उसका मतलब कि अब सत्तारूढ़ पार्टी खुद ही कह रही है कि इतने हमारे नहीं हो पाए, काट दिए गए, यानी इतने वोट उनके बढ़ते अगर ये सब ना होता तो। हाँ, इसका मतलब अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं कि इसका मतलब 3 करोड़ 40 लाख फर्जी मतदाता बीजेपी के थे हाँ। जो नाम कट गए हैं। अगर एसआईआर जो शुद्धिकरण हो रहा है तो 3 करोड़ 40 लाख बीजेपी के फर्जी वोटर कट गए। फिर इसका मतलब तो ये बीजेपी अगर कह रही है कि 85 से 90% वोट उसके थे जो नाम कटे हैं, तो फर्जी वोट कटे हैं ज्ञानेश कुमार जी के मुताबिक। तो ये सब बांग्लादेशी थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते थे। 85 से 90% जो वोट कटे हैं। तो ये अखिलेश यादव का अपना उसका एक आकलन है, मतलब कि जो बीजेपी का बयान को लेकर। लेकिन समीर जी एक बात निश्चित तौर पे है कि एसआईआर के जरिए गड़बड़ियां करने की कोशिशें हो रही हैं, ये बात पूरा विपक्ष कह रहा है और जनता भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है और लक्ष्य करके वोट काटे जा रहे हैं, ये आरोप साफ तौर पे लग रहे हैं, ये देखने में आता है। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी के तमाम लोग जो थे समीर जी लोकतंत्र की कब्र खोदने पर लग गए संसद के अंदर कि साहब वो कांग्रेस की किसी नेतानी ने जो है वो कुछ कह दिया है मोदी जी के लिए, उसको लेकर वो बहुत एक तरह से कहा जाए अक्षम्य अपराध बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हम लोग एक बार फिर वो दिखाएंगे कि किस तरीके से किरण रिजिजू और किस तरीके से जेपी नड्डा दोनों जो थे वो सदन में हंगामा कर रहे थे और लोकतंत्र की कब्र खोद रहे थे। जी बिल्कुल, एक बार देखते हैं क्या कुछ कहा लोकसभा में भी और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने और लोकसभा में किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, संसद की कार्यवाही को कैसे बाधित कर रहे हैं और आखिरकार कार्यवाही रोक ही दी जाती है। लोकसभा की कार्यवाही अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह भी है कि वहां निश्चित तौर पर केरल के चुनाव का भी मुद्दा उठता अमलेंदु जी, पूरी तरीके साफ हो गई। तो देखते हैं संसद की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ। सदन का सदस्य है अलग अलग पार्टी से, हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को
माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के मित्र माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के मित्र माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में तो ये वहां पर हुआ है और किसी नेता ने कहा, जो बताया अमलेंदु जी ने, कि राजस्थान की एक महिला नेता ने अब वो ये नारे उन्होंने लगा दिए, या वहां पर ये मुहावरा चलता है राजनीतिक अपने प्रतिद्वंदिता में, कई जगह होता है ऐसा, बहुत सारी चीजें अलग अलग इलाकों में बोली जाती हैं जिनको दूसरी जगहों पर बुरा मान लिया जाता है। जिस तरीके से राहुल गांधी की तमाम बयानों को लेकर कि उन्होंने इस तरह से क्यों कहा, लेकिन उन महिला ने क्या कुछ कहा, पर संसद में उसको बार बार ये मंत्री दोहरा रहे हैं। अब क्या उसको समझा जाए? वो सांकेतिक रूप से भी कह सकते थे। 1.5 मिनट में किरण रिजिजू ने 4 बार मोदी जी की कब्र खोद दी। ये साफ तौर पर उनका मोदी जी की कब्र खोदी जा रही है, मोदी जी की कब्र खोदी जा रही है। अरे कौन खोद रहा भाई? तुम ही तो खोद रहे हो यहाँ खड़े हुए, बार बार इस बात को कह रहे हो। एक बात को सांकेतिक रूप से भी आप कह सकते हैं। एक महिला ने अगर किसी एक अनजान से यूट्यूबर से कह दिया, आपने उसको लेके पूरे देश में बना दिया, यानी आपने एक दूसरा कन्हैया कुमार तैयार कर दिया, एक और नेता आपने तैयार कर दिया कांग्रेस के लिए। अब वो कल से बड़ी नेता हो जाएगी, लता मीणा जो है वो बड़ी नेता हो गई। अब वो अलका लांबा से टक्कर लेगी अब, है? मतलब आपने एक नया नेता पैदा कर दिया। अपने यहाँ तो आप झाड़ पूछ के ले आए अपना कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन कांग्रेस को भी आपने एक नया नेता बड़ा सा दे दिया। तो ये गलतियां काहे करते हैं? अरे मोदी जी की आपको कब्र खोदनी है, खूब खोदो, कौन रोक रहा है जी? हैं? आप इस तरीके के शब्दों का वहां इस्तेमाल कर रहे हैं संसद के अंदर खड़े होकर। अब ये संसदीय शब्द नहीं है। हाँ, वही तो बिरला जी उसको, अब बिरला जी उसको मना नहीं कर रहे हो, उसको कार्रवाई से भी नहीं निकाला जा रहा है। भाई किरण रिजिजू ने 4 बार कहा मोदी तेरी कब्र खोदेगी, इसको क्यों नहीं निकाला आपने संसदीय कार्रवाई से? क्यों नहीं रोका आपने किरण रिजिजू को? लेकिन मोदी जी की कब्र अब वहां जो है बिरला जी भी खुदवा रहे हैं। ये गजब तरीके का है, मतलब देश चल रहा है, गजब तरीके से संसद चल रही है। देश का प्रधानमंत्री उसकी कब्र जो है वो खोदने की बात करने में खड़े होकर संसदीय कार्य मंत्री।
ये गजब है, 70 सालों में से पहली बार देखने को मिल रहा है। वही है कि आप वहां उन्होंने कह दिया, लेकिन वो वीडियो वायरल हुआ, पर वही बात दोहरा रहे हैं मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। कई बार उन्होंने अपने 1.5 मिनट के भाषण में 4-5 बार वही बात दोहरा रहे हैं, कब्र खोदने की बात। और बिल्कुल बड़ी हैरानी की बात है कि उस पर स्पीकर ओम बिरला को भी कोई आपत्तिजनक नहीं लग रहा है। वैसे कम से कम प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं तब तो आपत्तिजनक लगना चाहिए। वैसे तो सत्तारूढ़ पार्टी का कोई बयान कुछ भी कह दे वो उनको आपत्तिजनक नहीं लगता है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री के लिए अगर ऐसा कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो उनको टोकना चाहिए था, हस्तक्षेप करना चाहिए था। बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए था। समीर जी, पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि संसदीय कार्य मंत्री जो है वो मोदी जी की कब्र खोदने की बात कर रहा है और संसद के अंदर खड़े होकर बात कर रहा है। तो पूरा देश देख रहा है और स्पीकर साहब खामोश बैठे हुए हैं, कोई उस पर एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके से राज्यसभा में वहां जो नेता सदन है जेपी नड्डा साहब, कल तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी, वो वहां मोदी जी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। उनको भी हम लोग सुन लेंगे किस तरीके से वो मोदी जी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी माफी मांगो, अरे मोदी जी की कब्र खोदने की बात तुम कर रहे हो, माफी मांगे सोनिया जी। ये गजब तरीके का देश चल रहा है, गजब। ये भारतीय जनता पार्टी है, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। नड्डा साहब सुन लेते हैं जेपी नड्डा को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक थे, अब तो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं नितिन नवीन बिहार के, और माना जा रहा है कि वही चुन भी लिए जाएंगे, जिनको नियुक्त किया गया वही निर्वाचित भी हो जाएंगे। तो ये बीजेपी का अपना आंतरिक लोकतंत्र है जिसकी बड़ी तारीफ करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। जेपी नड्डा भी इसी प्रक्रिया से चुनकर आए थे, फिर निर्वाचित कर दिए गए और उसके बाद वो उनका कार्यकाल बढ़ता गया। बहरहाल वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, राज्यसभा में क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। तो ये वहां पर क्या कुछ रहा, सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री बोल रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के उनके साथी जो हैं, सहयोगी हैं, वो वेल में आकर हंगामा मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, फिर कार्रवाई भी स्थगित कर दी जाती है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, हिंसा करने पे उतारू दिख रहे हैं जी। मतलब जिस उसमें आए हैं गमछे हमछे सब डाल के सीधे होते हुए, लगता है कि अब जाके सीधा हमला कर देंगे अब खड़गे जी पे जाकर, इस तरीके की वहां दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपनी जो इनके संस्कार है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं भाजपा के लोग वहां सदन के अंदर। कैसे कैसे लोग, राज्यसभा तो समीर जी बड़ा संयमित वो समझा जाता था कि वहां पढ़े लिखे विद्वान लोग जाया करते हैं। ये कितने पढ़े लिखे विद्वान लोग जा रहे हैं राज्यसभा में, ये देखिए आप किस तरीके से इस तरह गिरा दिया भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का भी। अरे भाई, आपको मोदी जी के साथ जो करना वो आप कीजिए। अब परेशानी क्या है असली परेशानी ये है कि कल की रैली से बुरी तरीके से भाजपा घबराई हुई है जी। वहां साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया कि इनकी अब छुट्टी होने वाली है। इस ऐलान के बाद तुरंत मोदी जी विदेश चल दिए। जैसे ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि अब इनकी छुट्टी होने वाली है, इनकी हम छुट्टी कर देंगे, अब ये चल दिए हैं विदेश। इधर समीर जी सुना जा रहा है कि कोई पीएमओ में एक मंत्री रहे, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 19 दिसंबर को मोदी जी इस्तीफा दे देंगे।
अब पता नहीं देंगे नहीं देंगे, ये तो पता नहीं, ये भी एक चल रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से वहां से घोषणा की गई है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा घबरा गई, और इतना ज्यादा घबरा गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो वहां मोदी जी की कब्र खोदने की बात करने लग गई। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाई हमने किरण रिजिजू से पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत है, क्या हमारी किसी नेता ने कहा, किसने कहा बताइए, तो कोई सबूत नहीं है। अरे भाई आप कह रहे हैं कि मोदी जी की कब्र खोदेगी तो ऑथेंटिकेट करो उसको। बिल्कुल, लोकसभा में या राज्यसभा में आप फर्जी बातें आकर थोड़ी बोल सकते हैं। और कम से कम स्पीकर को और सभापति को तो कहना चाहिए था कि आप लाइए, सबूत दीजिए। भाई वंदे मातरम पर जयराम रमेश बोले तो उन्होंने सारी चीजें ऑथेंटिकेट करी कि मैं ये बात कह रहा हूं, ये लीजिए ऑथेंटिकेट, ये कह रहा हूं, ये लीजिए ऑथेंटिकेट। अब जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, तो उसको ऑथेंटिकेट करें। लेकिन ऑथेंटिकेट उसको नहीं करना, लेकिन कब्र खोदने में तुले हुए लोकतंत्र की भी, मोदी जी की भी। जी बिल्कुल, लेकिन कहा क्या है केसी वेणुगोपाल को सुनते हैं। उन्होंने इसको लेकर कहा कि ये किस तरह से बहुत ही हास्यास्पद सी चीज है, बेमतलब की बेसिर पैर की चीज को कैसे संसद में हंगामे की वजह बनाया जा रहा है। सुनते हैं केसी वेणुगोपाल को, कहा क्या है उन्होंने। जेपी नड्डा कह रहे सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। दिस इज टोटली है बेसरस ड्रामा दे आर क्रिएटेड टुडे। आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द biggest successful conducted rally. Delhi never seen this type of enthusiasm, this type of participation for a Congress rally within these 10-15 years. It may be provoked them, but what they are blaming, I asked Kiran Rijiju ji, any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. We don't know. Lakhs of people are participating in the rally. It is not our customs to blame, use dirty language, unacceptable language against any political leader, even though they are our political enemies. Our party's policy is not like that. और ये कह रहे हैं उन्होंने, जो केसी वेणुगोपाल ने, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी रैली में प्रधानमंत्री उस पर कहा है कि ये एक बेबुनियाद ड्रामा है जो उन्होंने आज रचा है, क्योंकि हमने कल दिल्ली में एक सफल रैली की थी। मैंने किरण रिजिजू जी से पूछा क्या किसी कांग्रेस नेता ने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि रैली में कुछ लोगों ने ऐसा कहा था, ये बेबुनियाद है। किसी भी राजनीतिक नेता के खिलाफ, भले ही वे हमारे राजनीतिक विरोधी हों, अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल करना हमारी परंपरा नहीं है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि अमित शाह जी ने पिछले हफ्ते संसद में कैसी भाषा का इस्तेमाल किया था। कोई भी नेता, चाहे वह राज्य स्तर का हो या जिला स्तर का, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। सही बात है, कम से कम सदन में तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कोई सबूत उसका नहीं दे पा रहे हैं। और लेकिन महत्वपूर्ण बात कही केसी वेणुगोपाल ने कि कल की जो रैली थी उसकी सफलता और वहां पर जो ऐलान किया गया है उसको लेकर घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। सुनते हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा को, क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष इसमें एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर भी उतर गया है। मनोज झा को सुनते हैं। देखिए, मेरा एक चीज कहना है कि चुनाव आयोग से कोई सवाल वो लोकतंत्र के स्वास्थ्य को लेकर के होता है। मैं आपकी वार्ड सर्विस के माध्यम से 100 दफे कह चुका हूं और आज दोहराता हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड इज इंटीग्रल टू द इलेक्टोरल प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी। क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड बरकरार रहा है? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष किस प्रकार होंगे? तीसरी बात जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति एक डेमोक्रेसी में उसको इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के रास्ते में इम्यूनिटी एक बाधा है। अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे आप? मैं तो समझता हूं कोई भी ओहदेदार हो, दे शुड बी अकाउंटेबल। आप सर निष्ठा और ईमानदारी की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मंच से खुली चुनौती दी बीजेपी को, अगर दम है तो बैलेट पेपर पर आइए, जीत कर दिखाइए। लेकिन बैलेट पेपर में जो विसंगतियां थी उसको लेकर ईवीएम आया। अब ईवीएम पर लाख सवाल हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रोसेस क्या हो ये जरूरी है या प्रोसेस ईमानदार हो? दोनों चीजें। प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, शक शुबह की गुंजाइश ना हो। मतलब एक चीज इतनी तो की जा सकती है, और ये भी गौर करने की बात है कि दुनिया के जितने जिनको आप कहते हैं बेहतरीन मॉडल है लोकतंत्र का, उनमें से कितनी जगह ईवीएम से चुनाव हो रहा है।
इस सवाल में ही सारे सवालों के जवाब छुपे पड़े। दुनिया के हवाले दिए जाते हैं सर, लेकिन जो भारत का वोटर लिस्ट की संख्या उसमें है, क्या ये फिजिबल है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो और वो निष्पक्ष हो जाए? नहीं, यानी कि आप मान रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव बेहद आवश्यक है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं महसूस किया जा रहा है तो आपको पद्धतियां, प्रणालियां प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, अंततः जनता को, लोगों को ये भरोसा देना जरूरी है कि मैंने ये बटन दबाया, वोट यहां गया, और वो जो प्रक्रिया है, चाहे इलेक्टोरल रोल का हो, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, लेवल प्लेइंग फील्ड का हो, ये चीजें लोकतंत्र को अस्वस्थ करती हैं, बीमार कर देती हैं। इसका निराकरण आवश्यक है, क्योंकि आर्टिकल 324 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग कस्टोडियन है किसी बैलेट का या किसी मशीन का। वो कस्टोडियन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का। तो एंड क्या है? मीन्स को बदलिए, एंड सुनिश्चित। तो ये किस तरह से एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर और कैसे चुनाव आयोग को एक प्रोटेक्ट किया गया है कानून बनाकर कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, ये सब सोची समझी रणनीति है चुनाव आयोग से अपने मन माफिक उस दबाव डालना और अपने मन माफिक उससे काम करवाना। यही आरोप लगा रहे हैं विपक्षी नेता। और कल की जो रैली हुई है उसको लेकर उस रैली में सीधे सीधे ऐलान किया गया है कि भले ही चुनाव हार रहे हैं लेकिन एक न एक दिन इसको हराएंगे। तो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और वो लगातार, चाहे संसद में चल रहा हो, सड़कों पर भी उतर गए हैं और उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर का मुद्दा चल ही रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग कैसे घिरा नजर आ रहा है, संवैधानिक प्रावधानों का सीधे सीधे उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां जिस तरह की दलीलें लगातार अमलेंदु जी पेश की जा रही हैं, बिल्कुल समीर जी, जिस तरीके की पेश की जा रही है उससे साफ तौर पर लगता है कि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और ये एसआईआर को लेकर तो समीर जी अगर बात की जाए तो चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, दलीलें एक तरीके की हैं। जो अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी, वही दलीलें मनीष तिवारी की संसद के अंदर थीं। जी बिल्कुल। और उन दलीलों का भाजपा की तरफ से कोई विरोध नहीं किया जा सका। ये नहीं कह पाया कि चुनाव आयोग को शक्तियां हैं, वरना कहते मोदी जी खुलकर, अमित शाह कहते कि नहीं चुनाव आयोग को शक्तियां हैं, वो कर सकता है जी। तो जैसे ये कहते वैसे अमित शाह जी अपनी शक्तियों पर तुरंत हथौड़ी चला देते, कैंची चला देते, संसद की शक्तियों पे चला देते। तो चूंकि आप ये नहीं कह सकते तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, पहले ऐसे हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, ये सारी बातें कहने लग गए। इधर कल जिस तरीके से घबरा कर, समीर जी देखा जाए तो घबरा कर ये कि कांग्रेस की रैली से आप घबरा गए तो आपने तुरंत अपना एक झाड़ पोंछ के कार्यकारी अध्यक्ष ले आए। और भाई कार्यकारी क्यों लेके आए हैं? एक तो इतने लंबे समय के बाद आप कार्यकारी लेकर आए तो पूर्ण अध्यक्ष से बना देते, लेकिन अगर आप कार्यकारी लेकर के भी आए हैं तो आपने नड्डा साहब की छुट्टी क्यों कर दी? ये बताइए। तो नड्डा साहब क्या बेकार हो गए थे, अक्षम हो गए थे, काम नहीं कर पा रहे थे, या हिरेन जोशी के कहने से हटा दिए गए? अब चर्चा ये भी चल रही है कि हिरेन जोशी के कहने से नड्डा साहब हटा दिए गए। तो समीर जी, जहां पीएमओ का एक अधिकारी इतना ताकतवर हो जाए कि वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलवा दे, और यहां संसद में खड़े होकर मंत्रियों बात कर रहे हैं मोदी जी की कब्र खुदवाने की, तो समझा सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। इसी को लेकर पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो नया अध्यक्ष चुना गया है उसको लेकर बहुत तीखा हमला बोला है। जी बिल्कुल। जो अचानक से वहां एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया पार्टी ने,